लास्ट क्लास में बेसिकली वर्क के बारे में अपन ने देख लिया था। वर्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ वर्क, बहुत सारे इंफॉर्मेशन देखे थे वर्क के बारे में। आज फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ वर्क। वर्क का एप्लीकेशन देखते हैं। तो वर्क डन बाय फोर्स इन वेरियस सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस है जिसमें फोर्स के द्वारा वर्क लगा सकते हैं। जैसे फर्स्ट सिचुएशन है, अ बॉडी ऑफ मास m इज लिफ्टेड फ्रॉम ग्राउंड टू ए हाइट h बाय यूजिंग ए मिनिमम फोर्स F। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको ग्राउंड से उठाकर ऊपर ले जाना है। मतलब आप कैसे भी समझ सकते हो, ऊपर मतलब आप ग्राउंड फ्लोर से आप फर्स्ट फ्लोर छत पे जाके ऑब्जेक्ट को जाके रख दिया, तो एफ फोर्स। तो इस केस में आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से जो आप एक पर्टिकुलर हाइट तक ले गए, उसमें मिनिमम वर्क आप कितना लगाओगे। तो वर्क बेसिकली क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और चूंकि आप ग्राउंड से अपवर्ड ले जा रहे हो तो ऑब्वियसली ग्रेविटी डाउनवर्ड लगेगा, तो एम जी। तो फोर्स की जगह पर क्या रख दे, एम जी। तो मिनिमम वर्क कितना लगेगा आपको, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एम जी एच माइनस एम जी एच। तो ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से पार्टिकुलर हाइट तक लिफ्ट कराने में वर्क कितना लगेगा आपका, एम जी एच लगेगा माइनस एम। सेकंड केस है, अ बॉडी ऑफ मास m, मास का बॉडी है, डेंसिटी d1 दे रखा है, लाइज इन नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी d2। मतलब नॉन विस्कस लिक्विड में रखा हुआ है। नॉन विस्कस मतलब जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा कम हो। मतलब ऐसे अगर सिंपल लैंग्वेज में बात किया जाए विस्कस और नॉन विस्कस की बात कर, विस्कस मतलब उसमें क्या होता है, जैसे कि वाटर और ऑयल की बात करें तो ऑयल जो होता है वो ज्यादा विस्कस होगा और वाटर जो है कम विस्कस होगा। तो बेसिकली आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आएगा चैप्टर्स फिजिक्स सेकंड बुक्स में, तो वहां ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अब एम मास का बॉडी है जिसकी डेंसिटी d1 है, उसको कहाँ आप रख रहे हैं, नॉन विस्कस लिक्विड में, और उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है आपका, d2 है। तो उस केस में क्या कंडीशंस होगा, तो मिनिमम वर्क डन टू लिफ्ट द बॉडी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू ए हाइट h इज h इन द लिक्विड। तो मिनिमम वर्क क्या हो जाएगा आपका, दिस इज mgh, और डेंसिटी आपको 1 - d2/d1। मतलब ये फॉर्मूला आप यूज करना अगर लिक्विड में किसी बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं। मतलब वाटर में अगर कोई बॉडी डूबा हुआ है उसको थोड़ा सा ऊपर ले जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वर्क के लिए। d2 मालूम है लिक्विड की डेंसिटी, और d1 हो गया आपका बॉडी की डेंसिटी। थर्ड केस है दिस, अ बकेट फुल ऑफ वाटर, अ बकेट फुल ऑफ वाटर, टोटल मास m है, is lifted up with the uniform velocity using a uniform rope m, mass m and length n। डायग्राम से देख के है कि कोई पर्सन वेल कुएं से पानी खींच रहा है। अब बाल्टी क्या है आपका, बकेट है जो पूरे वाटर से फुल है, और जो जिस रोप से खींच रहा है रोप की लेंथ क्या एल है, और रोप की मास भी दे रखा है। उस केस में मैंने बकेट को ऊपर लिफ्ट कराने के लिए कितने वर्क लगेंगे आपको, बेसिकली दिस इज। तो वर्क इक्वल एम जी एल प्लस एम जी एल बाई टू। एम जी एल, एल तो मालूम है आपको रोप की लेंथ हो गया, और कैपिटल एम जो बोल रहे हैं किसकी है, आपका बकेट फुल ऑफ वाटर, इसका मास है, दिस इज एम। मैंने मास ऑफ बकेट प्लस वाटर बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एम। और स्मॉल एम तो मालूम है आपको रोप की मास है। तो बकेट को लिफ्ट कराने के लिए कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, एम जी एल प्लस एम जी एल बाय टू। फोर्थ केस है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ एल, एल लेंथ का पेंडुलम है, कैरीज ए बॉब ऑफ मास एम, एम मास का बॉब है, दिस इज मास है। द बॉब इज पुल्ड aside through an angle theta with the vertical। वर्टिकल से क्या किया, बॉब को पुल कर दिया, मतलब यहां से इसको इस तरीके से पुल के इसको खींचकर छोड़ दिया गया वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स, एफ फोर्स लगा के बॉब जो वर्टिकली था उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दिया गया। तो
ये जो फोर्स लगाया उसमें कितना वर्क होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देख रहे हो कि आप mg तो डाउनवर्ड लग गया, ठीक है। अब फोर्स आपको ये हॉरिजेंटली लग रहा है क्योंकि बॉब को डिस्प्लेस करवाया। अब एल लेंथ का रोप है और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, कंपोनेंट में चेंज करना पड़ेगा। अब चूंकि ये क्या है आपका, दिस यहाँ एल है, ये एल लेंथ है, ये थीटा है। चूंकि वर्टिकली थीटा एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, और हॉरिजेंटली हो जाएगा एल साइन थीटा। ये हॉरिजेंटल यहाँ डैश वाली लाइन एल साइन थीटा बता रहा है, और दिस इज एल कॉस थीटा। और एच क्या है, एच इज द हाइट। ये जो वर्टिकली में जो बॉब था उसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया, जिस हाइट पे किया वो, और इनिशियली जो बॉब की हाइट थी उसकी लेंथ क्या होगी आपकी, एच हो गई। इस केस में वर्क डन कितना लगेगा आपका, डब्ल्यू जी इक्वल टू एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा। तो फाइनली वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द हॉरिजेंटल फोर्स एफ जो बॉब पे लग रहा है, दिस इज एफ एल साइन थीटा। फिफ्थ केस है कि अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास एम, एम मास का चेन है, एंड एल लेंथ सस्पेंडेड वर्टिकली है, द लोअर एंड ऑफ द चेन इज लिफ्टेड अप द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इसमें भी इसको लिफ्ट कराना है कुछ इस तरीके से है। ये चेन है, एम मास का चेन है, एम मास का चेन है, और इस टोटल चेन की लेंथ है एल है। लोअर एंड ऑफ द चेन, चेन का जो लोअर एंड है उसको लिफ्ट अप द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां से लटका हुआ है इसको यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाना, लिफ्ट कराना है यहाँ तक। तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस एम जी एच, दिस, इस तरह से सेकंड केस हो गया, इसको लिफ्ट करा के इस तरह से ले गया। तो अब बोलोगे सर ये एल बाई टू आपने क्या किया, ये सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करोगे एंड से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक, तो कहाँ से फोल्ड होगा, अपने पॉइंट सेंटर ऑफ मास से फोल्ड हो जाएगा। तो ये पूरा एल बाई टू है, तो जब फोल्ड करेंगे तो आधा यहाँ क्या, ये पूरा एल बाई टू है, दिस इज ए पूरा एल बाई टू है, ये आधे से, तो यहाँ पूरा एल बाई फोर, क्योंकि यहाँ से फोल्ड हो गया ना यहाँ से। वेयर एच इज द हाइट गेन्ड बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अभी मैंने बताया था सेंटर ऑफ हाफ ऑफ द चेन, मतलब हाइट क्या हो जाएगा टोटल, एल बाई टू माइनस एल बाई फोर, दिस इज द एल बाई फोर, मतलब एल बाई फोर से फोल्ड होगा। तो इस केस में वर्क डन कितना होगा आपका, माइनस एम जी एल बाई फोर हो जाएगा। सिक्स केस है, यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास, एम मास का चेन है और एल लेंथ है, रेस्ट ऑन ए टेबल पे रखा हुआ है, हैविंग 1/nth पार्ट ऑफ द लेंथ हैंगिंग डाउन द एज ऑफ द टेबल। मतलब टेबल पे चेन रखा हुआ है एल लेंथ का, और कुछ पार्ट्स जो है वो टेबल से हैंगिंग है, मतलब लटका हुआ है। तो उस केस में कितना वर्क हो गया, जिस कुछ इस तरीके का ये डायग्राम है आपका, दिस इज, इसको रहने दो, ये डायग्राम है, कुछ पोर्शंस टेबल से हैंगिंग है। तो इस केस में आपको वर्क करना है कि कितना वर्क होगा, द वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स टू ब्रिंग द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन ऑन द टेबल। अब क्या करना है कि जो पार्ट आपका टेबल से हैंगिंग है उसको उठाकर फिर से टेबल पे रखना है। तो जो हैंगिंग पार्ट है उसको उठाकर टेबल पे रखने पे कितना वर्क होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ जी जो है ना ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब जितना चेन लटका हुआ है उसका सेंटर पॉइंट को ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। आगे डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है आगे के चैप्टर्स में। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका वर्क, एम जी एल बाई टू एन स्क्वायर, एम जी एल बाई टू एन स्क्वायर, where h is the height gained by the center of gravity of hanging chain with respect to the edge of the table. सेवंथ केस है, a uniform chain of mass m mass का चेन है, l rest on the smooth horizontal table पे है, with 1/n1th part of the length hanging from the edge of the table। अब चेन 1/nth है आपका, इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम जी एल बाई टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हो जाएगा।
इसकी जरूरत नहीं है। तो ये सब आपको, ये सब कंडीशंस क्या ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ये बनाए क्वेश्चंस, अभी जो कंडीशन बताया ना उस कंडीशंस पे बन जाएंगे। करे, ट्राई करें। क्या कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन इन लिफ्टिंग द स्टोन ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 फ्रॉम द बेड ऑफ द लेक ऑफ द हाइट 6 मीटर इन दी वाटर। में जो वाटर्स वाला बताया था ना उसी से बन जाएगा। ये फॉर्मूला लगा दें, mgh1 माइनस मास तो आपको दिया हुआ है 10 किलोग्राम, जी आपको भी पता है 9.8, या 9.8 रख दे या 10 रख दे, जो भी आपकी इच्छा हो। और एच भी आपको पता है, एच आपको कहा गया हाइट 6 मीटर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 3, तो डायरेक्ट रख दे। सॉल्व कर ले, आ जाएगा आंसर आपका। दिस इज, ये बताएं, ये तो कर जो कंडीशन बताया था उसी पे है बेस्ट। क्या होगा इसका आंसर? सर बी। mgl/18 लगाए, वर्क इनटू फोर्स। क्या कर रहा है? A uniform chain of length L and mass M is lying on a smooth table. One third of the length is hanging vertically down over the edge of the table. One third. uh, If G is the acceleration due to gravity, the work required to pull the hanging part on the table. तो फॉर्मूला निकाल लें। तो हैंगिंग पार्ट कितना, क्योंकि 1/3 ही है। तो जैसे मैंने, अगर मैं फॉर्मूले पर वापस जाऊं, टेबल वाला फॉर्मूला, तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला था आपका, mgl/2n² था, और 1/3 है, तो हो गया 2n² है 3 9, मतलब 18 हो जाएगा। सही है आंसर डी। अब देखते हैं, एप्लीकेशंस हो गया, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हो गए। अब देखते हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स। किसी पे अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो वर्क डन क्या होगा, और वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन बाय, दिस इज वर्क तो मालूम है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला जो बनते हैं ना, ग्राफ भी हमेशा उसी के बीच में बनाते हैं। जैसे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ग्राफ हमेशा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच बनेगा, तभी वेलोसिटी बताएगा। और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच बनेगा तो एक्सेलरेशन बनाएगा। एज इट इज वर्क जो है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ग्राफ भी आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बनाना पड़ेगा, दैट विल रिजल्ट द वर्क। तो एरिया, area enclosed by the graph on displacement axis gives the amount of work done by the force. Force displacement graph of a constant force is a straight line PQ बताएगा। This is the straight line PQ। तो वर्क क्या हो जाएगा, एरिया OPQR, इसका एरिया जो बताएगा वो आपको वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। और डायग्राम दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ लगा दें, OP इंटू OR, तो वर्क आपको बता देगा। दिस इज द वर्क। अब वेरिएबल फोर्स की अगर बात करें, तो मान लेते हैं कि वेरिएबल फोर्स F इन x डायरेक्शन में क्या लग रहा है, वेरिएबल फोर्स F डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम xi टू xf, डिस्प्लेस हो रहा है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। टू फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, के वर्क डन निकालना है, तो the distance between initial position xi and final position xf is divided into a small segment of length। मतलब छोटे छोटे पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा वर्क डन को। तो डेल एक्स क्या होगा, स्मॉल, क्योंकि डेल एक्स है ना चेंज इन लेंथ, स्मॉल लेंथ। तो द फोर्स एफ एक्स इज कंसिडर अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट इन दिस सेगमेंट, एंड द वर्क डन इन द वर्किंग थ्रू ईच ऑफ द सेगमेंट के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, दिस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा आपका वेरिएबल फोर्स सम ऑफ द ऑल वर्क, जितने भी वर्क लग रहा है सभी के सम के बराबर हो जाएगा। दिस इज -m/2 जी, और लेंथ भी आपका आधा हो गया L/2, मतलब ये हो जाएगा आपका
minus mg/L by, so the displacement del x is allowed to approach to zero, the sum of approaches to definite value which is total work. अगर del x जो चेंज इन लेंथ हुआ वो मान लेते हैं कि अप्रोचेज टू, क्योंकि del x जो है डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा स्मॉल है, अगर उसको अपन जीरो के अप्रोचेज कर ले तो सम जो होगा आपका टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। मतलब वर्क आप कैसे निकाल लोगे इसकी जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब डिस्प्लेसमेंट फोर्स जो है एक्स के टर्म में चेंज हो रहा है, मतलब डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज हो रहा है, तो फॉर्मूले से आप वर्क इससे भी निकाल सकते हो। दिस इज द वर्क। लिमिट का कंसेप्ट है वेयर LIM मतलब लिमिट स्टैंड्स फॉर द लिमिट ऑफ सम del x टेंड्स टू जीरो, ये आप मैथ्स में पढ़ोगे आप। तो एरिया अंडर द कर्व निकाल ले, वो क्या बता देगा आपको, टोटल वर्क बता देगा। बताए क्या होगा इसका आंसर, सिंपल क्वेश्चन है। Work.